तो आप भी अप्लाई कर रहे हैं क्या ये वाला? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नर्ड्स फेलो पे। आज के इस सत्र में हम लोग बात करने जा रहे हैं रेलवे ट्रांसलेटर एग्जाम का जो फॉर्म आया है आरआरबी का। वो अलग अलग जोन से भरना है उसे। तो उसी के रिगार्डिंग ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें आप लोगों को जो भी समस्याएं आ रही हैं फॉर्म फिल करने में आरआरबी से रिलेटेड, वो सब सवाल इसमें आप पूछेंगे। जो भी समाधान उसका हो सकेगा बेस्ट पॉसिबल वे वो बताया जाएगा आपको। और उसके बाद आप लोग अब कोशिश करें कि साथ ही साथ अगर फॉर्म जो भर रहे हैं, जो भी बताया जा रहा है उसको तुरंत ही फ़ोन में या लैपटॉप में उसको चेक करके साथ ही साथ फॉर्म भर लें। तो ये बेहतर रहेगा। अगले आधे घंटे के अंदर आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूज़न होगा। और जो इस मीटिंग में नहीं जुड़ पाए हैं तो ये वीडियो ऑलरेडी ये स्क्रीन शो कौन कर रहे हैं। ये यूट्यूब पे भी अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं इस चीज़ को। तो जो लोग नहीं जुड़ पाए उनके लिए कोई समस्या नहीं है। आपके समस्याएं जो भी जो कॉमन सवाल हैं उन पे मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपकी जो जो समस्याएं हैं वो आप पूछ सकते हैं, या नहीं तो मैं सबके सवाल ले लेता हूँ और कॉमन वे में एक बार बता देता हूँ। बताइए, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? अपना नाम के साथ बताइएगा। हम्म। पहले कौन बताना चाहेगा? बोलिए बोलिए, पूछिए, टाइम कम है। सनी कुछ कह रहे थे। इस समय मैंने अभी भरना शुरू नहीं किया, मैं करूंगा तो फिर। ठीक है, आप तो फिर सुनिए, कोई समस्या जो आती है हाँ, वो आपको बता दिया ठीक है। जाएगा। बाकी और कुछ किसी का सवाल है तो आप पूछिए, नहीं तो मैं फिर शुरू जी करूंगा। भैया मैं हेलो बोलिए। भैया, मैं अपराजिता। हाँ बताइए। भैया वो मैं डाल रही हूँ लेकिन बार बार उसमें वो अनएलिजिबल नॉन एलिजिबल करके और वो फॉर्म बाहर निकल जा रहा है। यू आर नॉट एलिजिबल नॉट ठीक एलिजिबल है, करके। एक ये एलिजिबिलिटी वाली समस्या कि सब कुछ फिल कर ले रहे हैं, लास्ट में नॉट एलिजिबल करके दिखा रहा है। ठीक है, इसके जी अलावा किसी भैया का प्रश्न? जी भैया। सर मैं दुष्यंत अभी सर मैंने फॉर्म तो नहीं भरा है। हम्म। पर सर वो जैसे जोन वाइज वैकेंसी है ना, उनके बारे में जानना था कि केवल एक ही जोन से भरेंगे तो उसमें ठीक है। वैकेंसी इतनी कम है, फिर किस जोन से भरना ओके, प्रेफर करें। जोन वाली समस्या। नेक्स्ट। मैं आपके सवाल ले लूं हेलो फिर सर, एक ही साथ बोलिए। आपको जवाब दे दूंगा। हाँ, मयूरी बोलिए। हाँ सर, वो ट्रांसलेशन से पीजीडीटी से रिलेटेड दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो इंग्लिश इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश। एक तो उनमें सेकेंड। से क्या क्लिक पहला सवाल करना है भाई? एलिजिबिलिटी का हो गया, दूसरा सवाल आपका है जोन का। हाँ मयूरी, आपका प्रश्न क्या है? फिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी का। पीजीडीटी में एलिजिबिलिटी जो आ रही है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, यही ना? है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट। बताइए, और किसी को कोई समस्या आ रही है? ये कॉमन प्रॉब्लम यही है। कोई भी नया सवाल अगर है आपके पास तो आप पूछ लीजिए। अदिति क्या कह रही है? ईडब्ल्यूएस का। क्या ईडब्ल्यूएस का? क्रूसियल डेट। ठीक है, क्रूसियल डेट पे भी डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट। सर पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सर दिया, उसमें सर डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। सर उसमें, यस सर, उसमें एक सर्टिफिकेट करके दिया ठीक है, हुआ वो है, एक सवाल दिया हुआ आपका है कॉमन पीजी। ही है, पीजीडीटी एलिजिबिलिटी में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और बताइए, और किसका कोई प्रश्न है? विक्की कह रहे हैं सर 30 एज के बाद किस किस गवर्नमेंट ट्रांसलेटर, अभी फिलहाल रेलवे ट्रांसलेटर एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें फॉर्म भरने में जिनको भी जो समस्या आ रही है वो बताइए। सादिम मलिक, कोई प्रश्न है आपका? और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, अगर बाद में फिर प्रश्न आते हैं तो आप लोग बताइएगा। मैं शुरुआत करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में मैं आपको मौका दूंगा, जो भी प्रश्न अगर फिर भी किसी के रह जाएंगे।
तो बात करेंगे। अच्छा, सादिम कह रहे हैं पीजीडीटी का रिजल्ट कब आएगा, वो 45-50 दिन के अंदर आता है। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले बात कर रहा हूं कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो फॉर्म आया है ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए, और भी अलग अलग पोस्ट हैं। हाँ, एक चीज आप लोगों ने नहीं पूछा लेकिन मैं ऐड कर देता हूं कि मल्टीपल पोस्ट के लिए बहुत सारे लोगों को प्रश्न है, जो भी बाद में अगर ये वीडियो देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसका जो आंसर है वो मिल चुका रहेगा। मल्टीपल पोस्ट के लिए अगर आप किसी और भी पोस्ट के लिए पात्र हैं वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, जोन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि ये जो रेलवे का जो फॉर्म भरने का जो इंटरफेस है उसमें खामी है। ठीक है, खामी क्या है तो सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूं, बाद में भी कोई भी अगर रेलवे का भी कोई देखे तो उससे फर्क नहीं है, लेकिन जो कमी है इसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले समस्या आ रही है कुछ लोगों का कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूं शुरू से लेकर लास्ट तक सुनिएगा। जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा है, आधार कार्ड आपका मांगा जा रहा है। और जो लोग फॉर्म भरेंगे ना, तो सबसे पहले आपका अपना जो आरआरबी, जिस आरआरबी से आप भरना चाहते हैं, जिस जोन से भरना चाहते हैं, उस जोन के वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है और आप उसी जोन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कितने जोन से अप्लाई कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, कितने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए, पोस्ट अब इन्होंने बना ऐसा रखा है कि प्रेफरेंस आप अलग अलग दे सकते हैं कि मुझे पहले जॉब ये चाहिए अगर मेरा सिलेक्शन होता है, दूसरे नंबर पे ये, अगर वो नहीं तो तीसरे नंबर पे ये। लेकिन फॉर्म का पैसा आपसे एक ही का लिया जाएगा, यानी 500 रुपये अगर फॉर्म का दाम है जनरल और यूआर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए, तो 500 ही आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप उसको प्रेफरेंस में अलग अलग रख सकते हैं। इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि अब प्रेफरेंस में रखने से क्या उसका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। जैसे और एग्जाम्स में क्या होते हैं कि आप चाहें तो आप पात्र हैं तो 4 पोस्ट के लिए, चारों पोस्ट के लिए पैसा जमा करते हैं, फॉर्म भरते हैं, चारों का एडमिट कार्ड आता है, आप एग्जाम देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां ये कंफ्यूजन इसमें है, मुझे भी ये चीज समझ में आई कि दिक्कत है। दूसरी दिक्कत सब जो है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपका आधार कार्ड नंबर और ये सब मांगा जा रहा है, उस पर ओटीपी आ रहा है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए मेल पे आ रहा है, उसके बाद आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे, वो वेरीफाई हो जाएगा। एक समस्या उसमें ये आ रही है ना कि उसमें एक ऑप्शन आता है कि योर डिटेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन, योर डिटेल्स ऑन आधार इज आर डिफरेंट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन करके आ रहा है कि आपका जो आधार कार्ड में डिटेल्स है और 10th के सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स है, क्या क्या डिटेल्स कॉमन रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर का नेम हो गया, आपका नाम हो गया, स्पेलिंग उसका, अगर उसमें कुछ बदलाव है तो ये मैसेज बार बार आएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, फिर भी ये मैसेज आ रहा है और वो स्टार मार्क दिया हुआ कि भाई उसका रीजन बताएं। तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, अगर आपका डिटेल्स एकदम सेम है एक बार मिला लीजिएगा, सभी स्पेलिंग, सभी डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका फादर के नेम का जो भी स्पेलिंग है सब कुछ देख लीजिए, सब सही है, फिर भी वो आ रहा है कि इसका रीजन बताएं कि क्यों डिफरेंट है, तो उसमें कुछ नहीं करिए, सिर्फ इतना लिख दीजिए कि नो चेंजेस हैव बीन मेड, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऐसा करके आप लिख के आगे प्रोसीड करिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में कोई किसी को दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब रजिस्ट्रेशन के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आप साइट पे जाइएगा, ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको। तो उसके बाद आपको सबसे ज्यादा समस्या कहां पे आएंगी, जोन का मैंने बता दिया कि एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं आप, मल्टीपल जोन से अप्लाई करेंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक, इनका हेल्पलाइन नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है, ईमेल है, जो भी है उस पर आप बात करेंगे, कॉल भी रिसीव होगा। मैंने खुद लगभग 30 से 35 मिनट बात की थी, मेल भी किया, मुझे परेशानी आ रही थी, मैं अभी डिस्कस करूंगा उस पर भी, लेकिन उसका समाधान जो है जितना जो होना चाहिए वो मुझे मिल नहीं पाया। पीजीडीटी की एलिजिबिलिटी से रिगार्डिंग एक है, इस पे भी आते हैं। क्रूशियल डेट, हाँ, कब तक का रिजल्ट चाहिए, कब तक का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, कब तक का एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये सब आपका जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 6 फरवरी 2025, उस तारीख तक का वैलिड होगा अगर आपका सब कुछ बन चुका है तो, उसके बाद का रहेगा वैलिड नहीं माना जाएगा एज पर द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी, अच्छा, सब कुछ सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। कुछ राज्य जो है वो अपना राज्य का फॉर्मेट होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी जो भी बनाती है, लेकिन सेंट्रल फॉर्मेट जो नोटिफिकेशन के आई थिंक पेज नंबर कितना 25 या 28 में दिया हुआ है, आपका फॉर्मेट सब शुरुआत है उसमें ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, उस फॉर्मेट पे बनवा लीजिएगा। और अगर
आपके राज्य का बना हुआ है और सेंट्रल फॉर्मेट में मैं कह रहा हूं बनाने को, ये नोटिफिकेशन भी कह रहा है, दोनों का मैटर सेम है, यानी दोनों चीजें जो उसमें लिखी गई हैं सेंट्रल फॉर्मेट वाले में, आपके राज्य वाले में भी वही सब चीज लिखी गई हैं, तो आपको नए बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम एज इट इज वो बना हुआ है। फॉर्मेट में अगर कुछ बदलाव है, कहीं पे कुछ चेंजेस हैं, तो आप नोटिफिकेशन में जैसा है वैसा बनवा लीजिएगा 6 से पहले। क्लियर? एसएससी के फॉर्मेट में चल जाएगा ना सर? सेम ही फॉर्मेट रहता है। आप, मैं क्या कह रहा हूं, आप मैच कर लीजिए, सेंट्रल फॉर्मेट सेम रहता है, मैटर वही लिखा रहता है, आप मैच करिए। नोटिफिकेशन, चूंकि रेलवे का आप फॉर्म भर रहे हैं, तो रेलवे के नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट दिया है उससे आपका जो बना हुआ है उसको एक बार मैच करिए। राइट? क्रूशियल डेट बता दिया मैंने। अब बात आती है कि जब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्म भरने के प्रक्रिया में, अपना बेसिक डिटेल्स डालते हैं, नाम, पिता का नाम, ये सब तो रजिस्ट्रेशन में हो गया। रजिस्ट्रेशन एक बार आपका जब हो जाएगा, आपको मेल भी आता है, मैसेज भी आता है, तो उसमें कोई भी बदलाव बाद में आप नहीं कर सकेंगे, जोन आप बाद में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए सोच समझ के आप भरिए। बहुत लोगों का प्रश्न है कि किस जोन से अप्लाई करें, मेरा ओबीसी कैटेगरी है, मेरा एससी कैटेगरी से है ना, मैं किस जोन से अप्लाई करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो दो चीजें हैं यहां पे। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका काम हो जाएगा, आपको सब कुछ आ रहा है, तैयारी आपकी ठीक है, 5 सीट रहे 2 सीट रहे, आपको फाइट करना है, तो आप जहां के रहने वाले हैं, अगर आप वहां से भरना चाहते हैं भर सकते हैं। नहीं, आपके पास जॉब नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे अंडमान निकोबार मिल जाए, कहीं मिले, जॉब होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा सीट जहां पे है आप वहां से अप्लाई करिए आपके कैटेगरी की। अगर मान लीजिए कहीं पे ओबीसी की कम है, तो ये मत सोचिए ओबीसी की है ही नहीं और आपको वहीं से भरना है, आप भर सकते हैं, यूआर कैटेगरी से भर सकते हैं। यूआर कैटेगरी मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी, वो कैटेगरी किसी को दी नहीं गई है, किसी के लिए रिजर्व नहीं है वो सीट। ठीक है? उस पर सब कोई भर सकता है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, कोई भी अनरिजर्व से कोई भी भर सकता है। ठीक है? तो ये चीज आप वहां से भर सकते हैं। और बात कि जैसे नॉर्थ साइड के जो लोग भी हैं, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और ये सब, जो दिल्ली वाले हैं खासकर चंडीगढ़ से भर रहे हैं कि हाँ मुझे आसपास में मिल जाए, सीट भी अच्छी खासी है। रही बात साउथ की, जैसे सिकंदराबाद है आपका, मुंबई में सबसे ज्यादा सीट है, तो आप वहां से भर सकते हैं, क्योंकि साउथ में क्या है ना कि ज्यादा इधर प्रतिस्पर्धा, उतनी कंपटीशन नहीं है, जो अगर एक्चुअल यहाँ के लोग अगर भर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट ज्यादा इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसका कट ऑफ कम रहता है। लेकिन जो नॉर्थ साइड के हैं वो लोग यही सोच के मैं साउथ से भी मम्मी के भरते हैं। पास बैठ जा, मेरे मेधा, मीटिंग चल माइक रही है, म्यूट मैं करिए। नहीं आया। सब लोग सुन लिए कि मम्मी के पास आप भेज रही हैं, सुनिए अब यहाँ पे। हम्म। तो यहां पे क्या करना है कि आपको, आप जैसे बहुत सारे लोग नॉर्थ के ये सोचते हैं कि हाँ मुंबई से कोई नहीं भरेगा इसलिए मैं मुंबई से भर देता हूं, लेकिन फिर भी ऐसा सोचने के बावजूद भी साउथ की कट ऑफ थोड़ी सी, देखा गया है ऐसा कि अमूमन कम रहती है। तो जो लोग चाहते हैं कि वाकई में कहीं से जॉब, मुझे सबसे ज्यादा अगर चांसेस कहीं से हैं, अगर आपको आने जाने में सहूलियत है, मतलब टेंशन नहीं है कि परीक्षा जाके दे सकते हैं, जॉब वहां कर सकते हैं, अगर इस तरह की कोई समस्या नहीं है, आपको सिर्फ जॉब चाहिए, अभी जॉब दिख रहा है, तो आप मुंबई से भी भर सकते हैं, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? लेकिन इनकी जिनके पास ऑप्शंस हैं एक से दो, कि नहीं यार उतना दूर नहीं जाएंगे, अपने आसपास ही रहेगा, मिलेगा मिलेगा, नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, तो वो फिर अपना पसंदीदा जगह जहां से आप करना चाह रहे हैं वहां से भरिए। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं कि जब आप पर्सनल डिटेल्स भर के आगे आते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैंने खुद इस चीज को फेस किया कि फॉर्म जब मैं अप्लाई कर रहा था, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब भर लेते हैं आप एकदम सही सही, जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप पात्र हैं उस चीज के लिए, आप भर के आगे बढ़ते हैं, फिर फोटो और साइन मांगता है, उसका जो रिजोल्यूशन है आप उस पे गूगल पे नॉर्मल साइट करेंगे कि पिक्चर रिसाइज इन इतना केबी, या जो भी सेंटीमीटर दिए गए हैं साइन वगैरह, वो सब आप गूगल पे रिसाइज कर सकते हैं, ढेर सारे वेबसाइट है वहां से डाउनलोड करके वो अपलोड हो जाता है इजिली, कोई दिक्कत नहीं आती है। जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि फोटो ब्लर नहीं हो, चश्मा लगाने का, और जो भी चीजें क्लियर हो, बैकग्राउंड ठीक हो, ये सब का ध्यान रखिएगा, फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, जहां पे आपको एक तरफ लेफ्ट साइड में बॉक्स दिखाता है ढेर सारे, जो आप पात्र हैं जिसके लिए, और उस पर क्लिक करेंगे तो वो इधर राइट साइड चला आएगा, जो जो पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं, और फिर आप उसको माउस पे बायां बटन क्लिक करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कि पहली प्रायोरिटी जो चाहिए उसको ऊपर, उसके बाद फिर नीचे, उसके बाद नीचे। लेकिन जब यहां तक पहुंच रहे हैं काफी लोग, तो क्या हो रहा है, लिख देता है यू आर नॉट एलिजिबल। आप फिर नोटिफिकेशन को पढ़ें, एनेक्सर ये पढ़ें, ये आ जाता है। फिर मित्रों के मन में ये सवाल आता है कि अरे मैं तो पात्र हूं, एसएससी का फॉर्म मैंने अप्लाई किया था, एग्जाम दिया था, सब कुछ है, फिर ये कैसे बता रहा।
असल में इन्होंने क्या किया, मैं जो शुरुआत में बोला कि इनके साइट में कुछ प्रॉब्लम है, इन्होंने बनाया है नहीं सही तरीके से। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूं जिस मामले को मैंने हाईलाइट भी किया लेकिन कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो समस्या ये है कि इन्होंने नोटिफिकेशन में जो दिया है बिल्कुल एसएससी की तरह दिया है, जो भी क्वालिफिकेशन है ठीक है होना चाहिए। और जब फॉर्म भरने का ऑप्शन जो इन्होंने तैयार किया है उसमें उनको बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे पीजीडीटी की एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, उसमें क्या कर दिया है, मान लीजिए कोई पीजीडीटी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, 1 साल का होता है। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आपको हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी यानी वाइस वर्सा लिखा है ऐसा कि आपका ट्रांसलेशन का डिग्री होना चाहिए। अब फॉर्म भरने पे जब आते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन, एक तो ऑप्शन है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का, जिसको सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ कंप्यूटर का डिप्लोमा दिखाएगा। भाई साहब पीजीडीटी भी तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, आपने उसको उसमें क्यों नहीं ऐड किया है? ठीक है, एक समस्या ये आ रही है। दूसरा कि सीधा डिप्लोमा पे आते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन कर दिया है। एक ऑप्शन आता है डिप्लोमा फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश वाला आता है डिप्लोमा फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, फिर 3-4 उसके नीचे जाएंगे तो डिप्लोमा फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आता है। अब कोई पीजीडीटी किया हुआ है, अब वो सिर्फ किसी एक को कैसे सेलेक्ट करेगा, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट पे भी ये चीज मेंशन है मार्कशीट पे कि इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, यानी उन्होंने दोनों में किया है ये ट्रांसलेशन कोर्स। तो ये एक समस्या यहां पे, दूसरी समस्या ये आगे रेलवे वाले साइड में, तो उसमें क्या करें? फिर एक है सर्टिफिकेट कोर्स इन, तो सर्टिफिकेट वाला जैसे जो पीजीसीईआर करते हैं वो सर्टिफिकेट कोर्स इन अनुवाद करके है, वो सर्टिफिकेट वाला सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आपका पीजीडीटी है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब चूंकि असल में एक्चुअल होना चाहिए पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले ऑप्शन में, उसमें नहीं है। कुल मिला के इन्होंने ऐसा किया है कि भाई साहब हमने तो बना दिया, अब तुम्हारे अंदर जो सूट कर रहा है जिससे एलिजिबिलिटी शो हो रही है वैसे भर के तुम आगे बढ़ लो, क्योंकि नियमतन जो हम भरना चाह रहे हैं सही सही डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल ही नहीं बता रहे हो। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। अब डिप्लोमा में बात आती है कि पीजीडीटी में हम किसको सेलेक्ट करें, उसमें भी समस्या कई बार आ रही है कि इंग्लिश टू हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी नहीं शो कर रहा, तो हिंदी टू इंग्लिश सेलेक्ट करिए। जिनको पीजीडीटी डिप्लोमा सेलेक्ट कर रहे हैं तो हिंदी टू इंग्लिश एक सेलेक्ट कर लीजिए, आगे बढ़िए। कई लोग उसको दो दो सेलेक्ट किए हैं कि इंग्लिश टू हिंदी सेलेक्ट किए फिर से हिंदी टू मतलब इंग्लिश टू हिंदी भी किए हैं, फिर दोनों में सेम डिटेल्स डाले हैं, तो इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने बनाया इस तरीके से। खैर हटाइए, अब इसकी शिकायत मैंने की, मेल आया कि बस आप नोटिफिकेशन देखिए, जो रूल्स हैं जो दिया गया है उसको फॉलो करिए, इस तरीके से रिप्लाई आया। आधे घंटे बात करके कंप्लेन भी की, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, चूंकि फॉर्म भरना रहता है तो अब क्या कर सकते हैं, जो सिस्टम में दिया गया है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पीजीडीटी में क्या सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी टू इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दिक्कत आती है कि जैसे ग्रेजुएशन में क्या सेलेक्ट करें और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सेलेक्ट करें ताकि एलिजिबिलिटी शो हो। अब मान के चलिए, अब जैसे मैं बात करूं किसी स्टूडेंट का जिन्होंने ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी इंग्लिश से किया है, कई लोग रिलेट कर पाएंगे, लेकिन ग्रेजुएशन में उनका जो है कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट 1 साल या 2 साल हिंदी रहा है। ठीक, अब वो क्या सेलेक्ट करे? अब अगर ग्रेजुएशन में साफ साफ लिखा हुआ है सेलेक्ट करने में कि ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, आप वो सेलेक्ट कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और आप जब आगे बढ़ेंगे तो लिखेगा नॉट एलिजिबल। अब क्या करें, ये समस्या आ रही है। तो अब उसमें ऑप्शन बदलना पड़ रहा है, जब हम एग्जैक्ट डेटा डाल रहे हैं तो आप ले नहीं रहे हो, है ना। तो उसमें क्या ऑप्शन करना है कि ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में एक ऑप्शन आएगा आपको, देखिएगा कि विद एनी डिसिपल विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, इंग्लिश वालों के लिए जिनको मैं बता रहा हूं, विद हिंदी एज अ ये सब्जेक्ट, या तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि फिर ग्रेजुएशन में इंग्लिश सेलेक्ट करिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन में जब बात आती है तो उसमें ढेर सारे ऑप्शन आते हैं। देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन आता है आपका कि एक ऑप्शन आता है कि मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट है वो, और 2-3 ऑप्शन ऐसे हैं कि मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब इसके बाद इन्होंने इसमें ये ऐड नहीं किया कि एट डिग्री लेवल। अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मास्टर डिग्री में हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट कब से होने लगा। दूसरा देखिए, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। अब ये देखिए पागल बनाने वाला काम कि कोई मास्टर डिग्री इंग्लिश में करेगा और उसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी कैसे रहेगा मास्टर्स का, समझने वाली बात है। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ सब्जेक्ट। अब मास्टर कोई एमए हिंदी से किया है, उसका मीडियम हिंदी सब्जेक्ट का इंग्लिश कैसे हो सकता है?
मतलब क्या बताऊं, गुस्सा आ रहा है किस तरीके का इन्होंने बनाया। लेकिन जान रहे हैं इसका करना क्या था, उसमें ऐड डिग्री लेवल आई थिंक इन्होंने ऐड करना भूला है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। तो आप मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी शो हो जाएगी। क्योंकि ये ग्रेजुएशन का ही है, उन्होंने ऐड नहीं किया। अब इनके साइट में खामी है, उस वजह से हम अपना फॉर्म भरना तो नहीं छोड़ सकते ना। हमें जैसे पात्र दिखाएगा हम वैसे पात्र इसमें सेलेक्ट करके हम एलिजिबल होके और फॉर्म भरेंगे पहले। ठीक है, तो जो लोग ग्रेजुएशन इंग्लिश में सेलेक्ट किए हैं, आप इस ऑप्शन के साथ जाइए कि मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, जिनका एमए इंग्लिश से है, विद हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये ऑप्शन सेलेक्ट करिए। पीजीडीटी में हिंदी टू इंग्लिश सेलेक्ट करिए और आगे बढ़िएगा, एलिजिबिलिटी शो हो जाएगी। क्लियर? ये समस्या कई लोगों के साथ आ रही थी। जोन एक ही रहेगा। और अब बात करते हैं मल्टीपल पोस्ट की। ये जो मैं बता रहा हूं आप लोग चाहें तो साथ साथ अभी फॉलो करके देख लीजिए, शो हो जाए एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, या जो समस्या है पूछ लीजिए। मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कैसे करें? देखिए, इसमें भी समस्या आ रही है। कोई बीएड किया हुआ है, वो चाहता है कि मैं टीचर का भी एग्जाम दूं, ट्रांसलेटर का भी एग्जाम दूं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसका इंग्लिश से है, वो नहीं भर पाएगा। ट्राई करते करते रह जाएगा, नहीं भर पाएगा। अगर उसका पीजीटी इंग्लिश दिखाएगा, टीजीटी इंग्लिश दिखाएगा ऑप्शन में, तो ट्रांसलेटर नहीं दिखाएगा। ट्रांसलेटर और टीजीटी दिखा रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको इसी सब ऑप्शन से काम चलाना पड़ेगा। या तो ट्रांसलेटर का फॉर्म भर लीजिए टीजीटी के साथ, या नहीं तो आप पीजीटी और टीजीटी का भर लीजिए, या नहीं तो सिर्फ ट्रांसलेटर का भर लीजिए। मतलब इनका क्या है ना, कुल मिला के मुझे ये समझ में आया कि आप एक जोन से भरो, एक पोस्ट के लिए भरो, उसका एग्जाम दो, बस। तो फिर प्रेफरेंस लेने का क्या मतलब हुआ? खैर भगवान जाने। अब जो कर सकते हैं एज एज एन एप्लीकेंट, हम लोग वही कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ज़्यादा इसके चक्कर में वेट करेंगे तो हमारा टाइम भी निकल जाएगा और फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। इसलिए जो जो ऑप्शंस मैंने बताए आप उस हिसाब से भर के आप आगे बढ़ सकते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी शो हो जाएगी। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से जो चीज़ें हैं बता दी हैं। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों की ये क्वेरी सॉल्व हुई या कोई और डाउट रह गया है, पूछिए। बताइए, किसी का कोई समस्या? अब अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक बोलना चाह रहे हैं कुछ? नेक्स्ट, किसी की और कोई समस्या है? सर बाद में एडिट करने का ऑप्शन आएगा क्या? एडिट करने का ऑप्शन आपका जब सारा फॉर्म भर लेंगे सब कुछ, तो फिर करेक्शन विंडो आई थिंक फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद है, वो स्टार्ट होगा। उसमें भी आप थोड़ी बहुत बदलाव कर सकेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी का एक पोस्ट ही चेंज कर सकेंगे। वो भी समस्या आ रही है। कल एक लोगों का कॉल आया मुझे कि अब वो ट्रांसलेटर का एलिजिबिलिटी शो नहीं हो रहा था, लाइब्रेरियन का उन्होंने भर दिया, पेमेंट नहीं किया है हालांकि, लेकिन अब जब उनको समझ में आ गया कि ट्रांसलेटर का कैसे शो होगा, अब वो करना चाह रहे हैं लेकिन उनका हो नहीं पा रहा। अब लिख रहा है कि आप भर चुके हैं, कस्टमर केयर को कॉल किया, वो कह रहे हैं सर हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो किस तरह का फॉर्म और किस तरह का एग्जाम हो रहा है पता नहीं चल रहा। खैर, हाँ बोलिए, और किसी की समस्या? सर मेरा 12th का रोल नंबर ही नहीं फिल कर पा रही, वो सेव हो गया गलती से। हाँ, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? कोशिश करिए, नहीं तो मेल करिए उनको। बहुत समस्या है, इसलिए सोच समझ के भरिए भाई साहब। ये रेलवे का फॉर्म है, एसएससी के फॉर्म 2 मिनट में आप भर के आराम से घर पे बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती। अरे कम से कम अगर क्या क्या ऑप्शन देना है पीजीडीटी वगैरह में, मीडियम सर्टिफिकेट में कुछ नहीं है तो भाई हम ही से पूछ लेते, मैं ही बता देता। कोई और जानकार से पूछ लेते, किसी और से पूछ लेते जो आपके डिपार्टमेंट में वर्किंग है, उनसे आप राय ले सकते थे। ये अलग अलग कर दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा। नोटिफिकेशन कुछ कह रहा है, फॉर्म कुछ कह रहा है। ईडब्ल्यूएस दिसंबर में एक्सपायर हो गया, क्या फिर से बनवाना पड़ेगा? ईडब्ल्यूएस दिसंबर में कैसे एक्सपायर होता है? ये फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, 31 मार्च तक का होता है वो। ठीक है, 1 अप्रैल में के बाद और 31 मार्च तक का वो रहेगा। कहीं भी ये लास्ट ईयर के वो बनता है आपके इनकम सर्टिफिकेट के आधार पे। बीए में मेरे 2 सब्जेक्ट होते हैं फाइनल ईयर में, तो क्या जो मेन सब्जेक्ट है उसको फॉलो करिए आप। हम्म
हाँ तो अदिति आप बनवा लीजिए, अभी आप 6 तारीख से पहले बना सकते हैं तो, लेकिन वो वैलिड तो रहेगा आपका 31 मार्च तक का ही, लेकिन इस बार तो वही चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न है? और आपको आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया संजू, हाँ। एजुकेशन डिटेल, मतलब एजुकेशन, मतलब मैंने मास्टर कंप्लीट किया है हिंदी में। हम्म। ठीक है, और मेरा ग्रेजुएशन है वो हिंदी में, बट मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट एक इंग्लिश भी था उसमें। हम्म। तो जैसे कि मैंने अपना एजुकेशन में ये कभी मतलब इक्वेलेंट टू मतलब हिंदी में किया है, लेकिन जो इक्वालेंट जो मैं मीडियम एग्जामिनेशन है वो हाँ। इंग्लिश है। उसके हम्म। हिसाब से मैंने की भरा, और उसके साथ मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस भी है हम्म। ट्रांसलेशन में। तो हम्म। जैसे ही मैं इन सब डिटेल के साथ आगे प्रोसेस करता हूँ, तो उसके हम्म। बाद बार बार यही यू आर नॉट एलिजिबल का एरर शो होता है। एक्सपीरियंस आपका तो किस में मतलब है? मैंने कहाँ काम किया है? सर ट्रांसलेशन में है, पीएसयू में। पीएसयू में है, ठीक है, बढ़िया है। अब आपको करना क्या है, जैसे हाँ आपका सर। ग्रेजुएशन हिंदी है ना? हाँ सर। ठीक है, और एमए? एमए भी हिंदी है? हाँ सर। एमए भी हिंदी है, और ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश पढ़ा है? हाँ सर। मीडियम रहा है या सब्जेक्ट के तौर पे? सर मेरा एक सब्जेक्ट भी है, और ज्यादातर सब्जेक्ट है, देखा जाए तो मैंने वहां से बात की है तो उन्होंने कहा मीडियम एग्जामिनेशन आप इंग्लिश ही रखिए। ठीक है। तो आप ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं ना, ग्रेजुएशन में हिंदी सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे मास्टर्स वाला जो ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन है ना, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ सब्जेक्ट करके। आप देखिए इसमें ट्राई यस करना सर। पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है ना कि ऑप्शन आपको बदल बदल के फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे जाना पड़ेगा एलिजिबिलिटी वाले पे, वैसे ही करके आपको दिखेगा। आपको 2-3 बार हो सके आप एडिट कर सकते हैं, एडिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल सबमिट मत करिएगा, आपको एलिजिबिलिटी जब शो हो जाएगी फिर आप भरिए, इसी में चेंज करके देखना पड़ेगा। सर आप मुझे बाद में मतलब जुड़े हैं एक बुलबुल सोनी, मैंने बताया डिप्लोमा को हिंदी टू इंग्लिश सेलेक्ट करिए। हाँ, क्या कह रहे हैं, बोलिए। सर मतलब मुझे एक और डाउट है, जैसे कि आपने कहा कि ऐसा ट्राई करें, तो पहले सर आप ये बताइए कि हम्म, मतलब मुझे कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस में डालनी है। इसमें एक 10th कंपलसरी है, ग्रेजुएशन और मास्टर भी डालना है, सब दोनों। डालिए, 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर्स और डिप्लोमा, 5 कम से ठीक है कम सर। ट्रांसलेटर के लिए, ठीक है। ठीक है। और ठीक है बताइए। सर, जैसे लेकिन और सर जैसे कि मैंने मतलब हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी किया था, वो और छोड़िए, सेम उन्होंने रिप्लाई मतलब आएगा, सेम ऑनलाइन, मैसेज आएगा, उसका बात मत नहीं करिए। सर मतलब ऑनलाइन उन्होंने ट्राई भी किया वहां से, अरे वो, लेकिन हाँ। वो कह रहे कि लेकिन वो लोग कह रहे कि हम लोग ने कई स्टेप फॉलो किए, अटेम्प्ट किए, लेकिन आपका वही सेम एरर आ रहा है। तो उन्होंने फॉरवर्ड किया, लेकिन अभी तो कुछ कुछ नहीं रिप्लाई होगा, नहीं आया है, बस फॉरवर्ड मैसेज करके आया एक मेल आएगा कि आप नोटिफिकेशन पढ़े, एनेक्जर ये पढ़े वो पढ़े। खैर हटाइए, उससे दिमाग खराब पहले से है उस चीज पे। आप अपने हिसाब से फॉर्म भर लीजिए, ये कह रहा हूं, उनका रिप्लाई सेम आएगा, कुछ खास नहीं आने वाला। तो आप इसमें क्या करिए, ग्रेजुएशन में आप हिंदी करके और ऐसे चेंज करके देखिए जो जो ऑप्शन है, बोलिए। जी भैया मेरा हो गया। हो गया? जी बधाई भैया हो। अभी वो मैंने चेंज किया ना, आपने जो बताया हिंदी टू हाँ। इंग्लिश। हाँ। मैं एक्चुअली इंग्लिश टू हिंदी डाल रही थी, इसलिए वो वहां नहीं ले रहा है। क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर बताइए, बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। ग्रेजुएशन आपका? जी ग्रेजुएशन में मैंने इन इंग्लिश डाला था, और मास्टर्स में जो आपने बताया सब्जेक्ट विद डिसिप्लिन विद अदर, वो हिंदी वाला जो ऐड करना था डिग्री लेवल हाँ, पे, जो अभी आपने मतलब बताया आपका था। भी ग्रेजुएशन इंग्लिश और एमए इंग्लिश से था, यही ना? जी जी। और जी ग्रेजुएशन भैया। में हिंदी था, हाँ, तो वही वाला किया आपने जब मास्टर्स इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, तो आपका हो हाँ गया। जी भैया। और पीजीडीटी में जी भैया। आपने हिंदी टू इंग्लिश किया, और ग्रेजुएशन जी वाले में भैया। आपने क्या किया, ग्रेजुएशन में खैर सेम भी रहने देंगे, ग्रेजुएशन चलेगा। इन इंग्लिश। हाँ हाँ, चल जी जाएगा। भैया उसमें ग्रेजुएशन इन इंग्लिश ही डाला था मैंने। हो जाएगा वो। ठीक है, भरिए जी उसको, भैया पेमेंट हो कर गया। लीजिए सब कुछ देख के। जी भैया थैंक यू भैया। वेलकम। और किसी का? सभी लोग कोशिश करिए कि आज इसको फॉर्म फिल कर लें। अगर कोई डाउट आप लोगों का रह जाएगा तो रात में 10 बजे आज संडे टॉक्स है, उसमें बातचीत करके हम लोग इस समस्या का और समाधान निकाल सकते हैं। सर बीए में मेरा हिंदी और इंग्लिश है, और एमए में हिंदी है, कैसे भरें? आप एमए में हिंदी है तो बिल्कुल एमए में हिंदी वो फिल करिए। आप उसको ये ऑप्शन सेलेक्ट करके देखिए ना, एमए इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर ऐसा है तो। और ग्रेजुएशन में आप चेंज करके देखिए। मेरा भी हो गया, समराज कह रहे हैं, बट भरने में कुछ दिन लग गया था। ओके, ठीक है। ऑप्शंस बदल के देखिए, इसमें ग्रेजुएशन और आपका ये पोस्ट ग्रेजुएशन, सिर्फ यही ऑप्शंस जब आप बदलेंगे
और पीजीडीटी में हिंदी टू इंग्लिश डालिए, हो जाएगा। हाँ, एक चीज, एक्सपीरियंस जो है वो क्या कह सकते हैं कि वो कंपलसरी नहीं है। वो जो जॉब में है उनके लिए है, बाकी सभी के लिए वो जो है वो कंपलसरी नहीं है। तो आपके पास अगर अनुभव नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। वो हो रहा है ना, अगर ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं तो कोई कंफर्म करिएगा। सम्राज, एलेक्स कह रहे मीटिंग यूट्यूब पर अपलोड होगी। हाँ, इस मीटिंग के बाद इसको यूट्यूब पे अपलोड। हाँ ठीक है, ब्लैंक आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो एक्सपीरियंस वाले में अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी आपने कहीं काम नहीं किया है, तो उसको ब्लैंक छोड़िए, खाली आगे बढ़िए आप। और जो लोग जॉब में हैं वो वहां पे फिल करिएगा। ठीक, और किसी को कोई समस्या? बोलिए बोलिए, क्योंकि मैं परेशान हो गया था सवाल सुन सुन के कि आरआरबी में ये समस्या आ रही है, ऐसे नहीं भर पा रहे, वैसे नहीं भर पा रहे। इसलिए मैंने टाइम लिया कि जब तक मैंने अपना फिल नहीं किया तब तक मैं बताया नहीं, क्योंकि चीजों को समझना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बता सकता। फिर पता चला कि भाई इस तरीके से ही भरा जा सकता है। तो भर लीजिए आज सभी लोग, और सोच समझ के सही तरीके से भरिएगा, क्योंकि बाद में कुछ अगर गलत फील हो जा रहा है, फाइनल सबमिट हो जा रहा है, तो एडिट में काफी समस्या आ रही है। तो फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन चालू रखिए। इसके लिए मैं कुछ बात कर लूं कि प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी आपका सेम एसएससी की तरह रहने वाला है, सेम रहेगा लगभग। आपका पोर्शन इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर है। रेस्ट जो रहेगा 10-10 नंबर के, 15-15 नंबर के, वो जो मैथ्स और रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर, ठीक है, ये जो 50 कॉमन सब्जेक्ट हैं, वो चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए भर रहे हो, टीचर के लिए, किसी और के लिए, तो सबके लिए सेम रहने वाला है वो 50 कॉमन सब्जेक्ट। तो उसके लिए प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे? करंट अफेयर के लिए आप हाल फिलहाल की घटनाओं को लास्ट जो है वो देखिए। अच्छे अच्छे ढेर सारे यूट्यूब चैनल हैं वहां से, या आपको वार्षिकांक जो आता है करंट अफेयर का, आप वो ले लीजिए। मैथ्स के लिए क्या कर सकते हैं? तो मैथ्स के लिए छोटे छोटे को जो बेसिक चैप्टर्स हैं क्लास 10th तक के, हालांकि उन्होंने 12th तक का लिखा है, तो आप क्लास 6-7 के एनसीईआरटी से आप प्रिपरेशन शुरू करिए, फिर 8 का बनाइए, 9 का बनाइए। एक्सरसाइज के सभी सवालों को नहीं बनाना है, 2 4 5 सवाल को बनाइए, अगले एक्सरसाइज पे मूव करिए, सारे एग्जाम्पल्स को पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, वैसे ये जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनके लिए जैसे जैसे टाइम मिलेगा, मैं चाह रहा हूं कि कुछ मैथ्स के चैप्टर अपलोड कर दूं, किसी दिन रीजनिंग का कोई चैप्टर आपको समझा दूं, है ना, एक आरआरबी नाम से प्लेलिस्ट बना के अपने ही चैनल पे। ये कॉमन सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर आप पढ़ते रहिएगा, और जो जो चैप्टर्स इधर मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं कुछ कुछ आपके लिए यूट्यूब पे ही अवेलेबल करवा दूंगा। और इंग्लिश हिंदी के लिए आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी सीएचटी, जो जेएसटी का नाम अब सीएसटी हो गया है, उसके लिए क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, चल रही हैं। तो आप उसके रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम है, तो 7541913370, 7541913370 पे कॉल करके, कॉल कह रहा हूँ, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके आप पता कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, और किसी की कोई समस्या रह जाती है तो संडे टॉक्स में हम लोग मिलेंगे। और कुछ पूछना है किसी को? सर प्रणाम। मेरा नाम अंकित है। बोलिए अंकित। एक्चुअली मुझे सर पूछना था ये एसएससी सीएचटी 2024 के बारे में। सर अब इतने दिन हो गए हैं, हम लोग रिजल्ट। इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। तो हम्म। क्या कुछ संभावना दिख रही है संभावना अभी? देखिए, इसके लिए मैं यही कहूंगा कि इसका टाइम तो हो चुका है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वाइलर डायलॉग यहाँ पे फिट होता है। और रिजल्ट की चिंता मत करिए, क्योंकि रिजल्ट लगभग लगभग सबको मालूम है, आंसर की से आप लोगों ने मैच कर लिया है। तो हो सकता है उसमें 1-2 नंबर ऊपर या नीचे रहने की संभावना रहेगी। जहां तक रही बात कि ऑफिशियल रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। इसमें कोई देरी की और ऐसी कोई मतलब जो है कि हाँ इस रीजन की वजह से रिजल्ट रुका हुआ है, बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ है। रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके सर बाद एक और बात जो मुझे पूछनी थी वो ये थी हम्म कि चूंकि हम देख रहे हैं कि रिजल्ट आने में थोड़ी देरी हो रही है, और हमने ये भी देखा है कि पिछले सालों में 30-35 दिन का एक अंतराल रहता है ये हमारे इस रिजल्ट के बीच और पेपर टू। पेपर टू के कंडक्शन के बीच। तो सर अगर रिजल्ट देरी से आता है तो क्या हमें उतना ही समय मिलेगा पेपर टू के लिए, मिल लगभग तीस जाएगा, पैंतीस दिन या अप्रोक्स उसको मिलेगा, जल्दी महीने कर? भर कम से कम मिलेगा, क्योंकि बाकी प्रिपरेशन और तैयारियां करने में उनको टाइम लगता है। ठीक है, तो आराम से 1 महीने का आप वो मान के चल सकते हैं। पेपर टू का एग्जाम सेंटर कहाँ होता है, स्नेहा पूछ रही हैं। तो उनका एग्जाम जो है आपका रीजनल सेंटर जहां होगा वहीं रहता है, लगभग हर रीजन का फिक्स है पेपर टू का सेंटर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है सर, धन्यवाद।
और किसी का कोई प्रश्न? चलिए सर, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में सीजीपीए मिला है, हाँ तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख लीजिए। आई थिंक सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। एक बार आप देख लीजिएगा इसको, प्लीज फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। ये जहां तक मुझे याद है मैंने बताया, आप इस भरोसे न कर लीजिए, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। और सीजीपीए कैलकुलेशन का आपके सर्टिफिकेट के पीछे भी जहां भी होगा आपका वो लिखा रहता है कि कैसे कैलकुलेट करना है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप लिख लीजिए, मांग रहा है तो। हालांकि 10th का उन्होंने कुछ मांगा नहीं है, उसके बाद का मांगा है। ठीक है, परसेंटेज कन्वर्जन करके, या ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो आप अपने यूनिवर्सिटी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक परसेंटेज कन्वर्जन का सर्टिफिकेट बन जाता है, पेपर सेम डे बना के दे देंगे कि इसका परसेंटेज में इतना हुआ, यूनिवर्सिटी के एक लेटर पैड के टाइप पे, तो वो कर सकते हैं। नहीं तो सर्टिफिकेट के पीछे प्रोसेस लिखा है, उस हिसाब से आप कर लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। फॉर्म भरिए, सभी लोग सही तरीके से फॉर्म भरिए। कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा, गलत मत भरिएगा फॉर्म, कोई भी डिटेल्स आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं तो आगे चल के आपको समस्या होगी। कोई भी डिटेल्स छिपाइएगा नहीं, है ना, कोई भी डिटेल्स गलत नहीं फिल करिएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फॉर्म फिल करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वहां पे अल्टीमेट आपका जीवी में फिर रिजेक्शन ही होगा, तो वो नहीं करना है। जिन लोगों का रिजल्ट अभी जो पीजीडीटी का एग्जाम दे चुके हैं, अगर उनका रिजल्ट 6 तारीख से पहले आ जाता है, अगर आप पात्र हो जाते हैं तो आप इसको फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और रिजल्ट के रिगार्डिंग आप अपने स्टडी सेंटर नहीं रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, या ऐसा कुछ जो भी आपको उत्तर चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। और किसी को कोई समस्या तो नहीं है? चलिए, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको कुछ इससे प्रश्न रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर 10 बजे रात में संडे टॉक्स में जुड़ के लाइव आप पूछ लीजिएगा। वीडियो में जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए मेहनत से, और सीट कितना है उसकी चिंता न कर मतलब किए बगैर जो है आप कोशिश करिए कि 5 सीट भी है उसमें से 1 सीट मेरी पक्की हो जाए, इस लेवल का मेहनत करिए। एग्जाम की बात करूं तो लगभग अप्रैल से पहले आपके एग्जाम होने की गुंजाइश नहीं दिख रहा है मुझे, है ना, तो आपके पास 3 से 4 महीने का समय है। प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बैठे मत रहिए, रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। और जो समस्या आए फिर हम लोग हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पूछिए एक दूसरे से। ज्यादा समस्या रह रही है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, टाइम पूछ लीजिए कि किस टाइम मैं फ्री हूं, है ना। और प्रिपरेशन लेकिन करिए, सिलेक्शन होना जरूरी है, चाहे जैसे हो जहां से हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए, मिलते हैं फिर अगले सत्र में।